We are studying potentiometer, a measuring instrument from current electricity chapter. So लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पोटेंशियोमीटर के 3 एप्लीकेशंस बताए थे, ठीक है। पहला टू मेजर ईएमएफ, दूसरा टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स एंड तीसरा टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। पोटेंशियोमीटर का एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल था द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। मीन्स कोई भी वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे क्यों होता है? बिकॉज वायर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप आई आर के बराबर होगा। एंड इसमें आर इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? रो एल बाय ए, where rho is resistivity, L is length upon area। तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप। और इन अनदर वे आई कैन से दैट पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कांस्टेंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। सो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी स्टेटेड एज potential gradient of wire remains constant but wire should be uniform। तो ये था। तो देखो एनसीईआरटी की किताब में सिंपल डायरेक्ट मेथड से 2 ईएमएफ्स को कंपेयर करके दिया है। मैंने आपको एक और एक्स्ट्रा मेथड बताई थी, वो तो बताई दी डायरेक्ट कंपेयर करने वाली, एक्स्ट्रा थी सम एंड डिफरेंस मेथड। तो उसी मेथड को वापस मैं थोड़ा इलॉबरेट करके बताता हूं। देखो सेकंड मेथड थी टू कंपेयर ईएमएफ को कंपेयर करना है बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। अब ये मेथड पढ़ने से पहले मैं थोड़े आपको बेसिक्स बताना चाहता हूं। मैंने जब आपको कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल पढ़ाया है, अगर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो ये दो सेल्स क्या कर रहे हैं बताओ? ये दो सेल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और जिसे असिस्ट करना भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे नेट मुझे ई लिखना होगा। सो ई नेट की वैल्यू कितनी होगी? E1 प्लस E2। ये पहला समझ में आया आपको? दिस इज फर्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट। सेकंड एक्स्ट्रा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। अगर मैं किसी पॉजिटिव निगेटिव, ये ऐसे टर्मिनल है E1 के, अगर मैं निगेटिव को निगेटिव के साथ कनेक्ट करूं तो अब ये बैटरी एक दूसरे को क्या कर रही है बताओ? अपोज और रेजिस्ट। एंड अब इनका ई नेट जो आएगा, ई नेट विल बी E1 माइनस E2। देखो आपके घर में अगर रिमोट है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसमें अगर आप सेल्स पुट करते हो तो सीरीज में हम लगाते हैं, क्योंकि एक का पॉजिटिव एंड दूसरा आप उल्टा सेल लगाते हो। देखो पहला जैसे सेल लगाओगे पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, एक बाहर आया हुआ थोड़ा हिस्सा रहता है टर्मिनल ऑफ दैट सेल, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो दूसरा सेल उसके अपोजिट लगाते हो क्योंकि वो टोटल सीरीज में आ जाए कनेक्शन, जिससे वो एक दूसरे को असिस्ट करे। अब ये जो सेल्स की प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने निगेटिव को पॉजिटिव से लगाया तो असिस्ट होता है, बट निगेटिव निगेटिव से लगाया या पॉजिटिव पॉजिटिव से लगाया तो रेजिस्ट होता है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम और थोड़ा बेहतरीन रिजल्ट हासिल करेंगे पोटेंशियोमीटर से। बट अब ऐसा करने के लिए हमें 2 सेल्स की जरूरत नहीं, मुझे 2 कीज की जरूरत नहीं रहेगी। सेल्स तो 2 ही लगेंगे, कीज जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में 2 कीज लगाई थी, यहाँ पे 2 से ज्यादा कीज लगेंगी। की क्या करती है? ओपन क्लोज कर लेती है सर्किट को। तो यहाँ पे मैंने 4 कीज लगाई है, ABCD, ऐसी 4 कीज। अरेंजमेंट कैसी है देखो, ये E1 सेल है, ABCD, ऐसी 4 कीज। कोई भी की ओपन क्लोज कर सकते हो आप, लगे तो यहाँ पे ऐसे की का सिंबल भी ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ABCD है ना, तो यहाँ पे ऐसा की का सिंबल भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ये कीज है सारी, ठीक है। एंड ऐसे E2 बैटरी, ये वायर ऐसे ऊपर से गई है, मीन्स जॉइंट नहीं है यहाँ पे कोई, ऊपर से गई। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में अगर ऐसे फिगर आए तो समझ जाना कि वायर वहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, वायर का कनेक्शन नहीं है, वायर दूर से गई है थोड़ी। एंड डन गैल्वानोमीटर।
अब देखो ये जो नीचे वायर लगी होती है, जो अभी मैं शेड कर रहा हूं, इट इज पोटेंशियोमीटर वायर। ये पोटेंशियोमीटर वायर है। अब ये अगर ऊपर का सर्किट नहीं होता तो इस बैटरी की वजह से इसके अंदर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता, ठीक है। एंड कुछ पोटेंशियल ड्रॉप है एंड ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना हिस्सा ई में से वहां पे चल जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर से, और वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर एक ऐसा सर्किट लगा देता हूं। पहली बार मैं कुछ कीज को ओपन करूंगा, कुछ कीज को क्लोज रहने दूंगा, ठीक है। एंड फिर ये गैल्वानोमीटर की जो जॉकी है उसे अलग अलग पॉइंट्स पे टच करके एक ऐसा पॉइंट ढूंढूंगा जहां पे गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। नल डिफ्लेक्शन मींस गैल्वानोमीटर से करंट नहीं पास होगा। गैल्वानोमीटर से करंट नहीं पास होगा मींस ये पूरा जो ऊपर का सर्किट है इससे करंट नहीं पास होगा। करंट क्यों नहीं पास होगा? बिकॉज ये जो दो पॉइंट है इनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस जीरो होना चाहिए। तो वोल्टेज डिफरेंस जीरो मींस जितना ईएमएफ पूरे ऊपर का होगा या पोटेंशियल ड्रॉप ऊपर वाले सर्किट में होगा, पोटेंशियल ऊपर के सर्किट का होगा, उतना ही इस वायर का होने वाला है। एंड इस वायर में किसकी वजह से पोटेंशियल आया? इस ई की वजह से। तो ई की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर के अक्रॉस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड उतना ही डिफरेंस ये ऊपर वाले बैटरीज की वजह से रहेगा, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ई की वैल्यू बहुत बड़ी चाहिए कंपैरिजन टू दिस टू ईएमएफ, नहीं तो फिर इसकी वैल्यू छोटी है तो करंट अपोजिट में फ्लो होके ये पूरा काम ही नहीं करेगा। तो ये एक प्रिकॉशन होती है, याद रखना है। ये जो ई है ये इन सभी से बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा, जिससे कि इस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप हो एंड उस ड्रॉप को हम इससे कुछ कंपेयर कर पाए। चलो अब इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने लग जाते हैं। क्या करना होगा हमें? सबसे पहली स्टेप आपको जो करनी है, फर्स्ट स्टेप, कि ए एंड बी ये जो की है इन कीज को आप क्लोज कर डालो। क्लोज करना मीन्स अगर ये देखो ये ओपन सर्किट है, समझो ये सर्किट ही नहीं है। अगर समझो आपके पास ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है, इसमें से करंट फ्लो करवाना है, आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। अब करंट फ्लो होगा, ओपन है तो ओपन सर्किट है तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ए एंड बी कीज को क्लोज करता हूँ जिसमें से करंट फ्लो होगा, एंड सी एंड डी को मैं ओपन रखता हूँ। तो जो सी एंड डी ओपन है, क्या उसमें से करंट फ्लो होगा? वो तो ओपन सर्किट है, अगर उसे मैं हटा भी दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं थोड़ी देर के लिए सी एंड डी को अभी हटा देता हूं। क्यों हटा दिया मैंने? क्योंकि वो ओपन सर्किट है, वहां से कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला। अब देखो ये जो सर्किट है ये अब ऐसे कुछ दिख रहा है मुझे। यहां से स्टार्ट किया हमने, ये पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव टर्मिनल आया, फिर हम और आगे गए। ये ए, तो ए जो की है उसमें से तो करंट फ्लो होगा, और ऊपर गए पॉजिटिव टर्मिनल लग गया हमें, और ऐसे आए ऊपर से आए वायर से, एंड ये वायर ऐसे आगे बढ़ गई, ठीक है। मीन्स पहले पॉजिटिव निगेटिव वापस पॉजिटिव निगेटिव ऐसे आया है। तो मैं पहले सेल्स की अरेंजमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, बाद में वापस पॉजिटिव निगेटिव, ये E2, एंड ये चलते जाएगा। यहाँ पे गैल्वानोमीटर है। अब मैं क्या करूँगा, टच करूँगा जॉकीज अलग अलग पोजीशन पे। मुझे एक आधी पोजीशन ऐसे नजर आएगी जहाँ पे ये नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो लेट्स से दिस लेंथ इज L1। ये L1 मेजर कर सकते हैं हम वायर के ऊपर। ये पूरी वायर ऐसे टेबल पे लगाई होती है, ठीक है, टेबल पे अरेंज की जाती है, एंड उसमें आपको स्केल भी दी जाती है, मीटर स्केल मेजर करने के लिए कि 50 सेंटीमीटर है, 10 है, 5 है, वो आप मेजर कर सकते हो। अब देखो ये मैंने लेंथ मेजर की कुछ L1, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही पूरे ऊपर के सर्किट के अक्रॉस होगा। दैट्स वाई यहाँ पे गैल्वानोमीटर जीरो करंट शो कर रहा है और इस पूरे सर्किट से करंट जीरो है। तो मैं कह सकता हूं कि सिंस करंट थ्रू E1 and E2 0, therefore potential drop across, इस लेंथ को मैं मान लेता हूं ए पी।
ए पी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ E1 एंड E2। E1 एंड E2 का पोटेंशियल देखो, अब नेट जो पोटेंशियल है और नेट जो EMF है इन दोनों बैटरीज के एडिशन से आएगा, ऐड करनी होगी ना मैं ये वैल्यू, तो मैं लिखता हूँ E1 प्लस E2 क्योंकि ये सपोर्ट कर रही है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AP एंड पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1 बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। और मैं लिख सकता हूँ E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू K टाइम्स L1। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे लाया हमने, ए बी को क्लोज किया एंड जॉकी को अलग अलग पोजीशंस पे लगा दिया। अब दूसरी बार वापस अपना सर्किट रीड्रॉ करते हैं, पहले जैसे था A B C D। दूसरी बार मैं क्या करता हूं, सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम किया था, सेकंड टाइम C एंड D को मैं क्लोज करता हूं। C एंड D को क्लोज कर दिया हमने एंड A एंड B को ओपन रहने दिया। A एंड B ओपन सर्किट है, तो क्या A में से कोई करंट फ्लो होगा, नहीं। B में से भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये तो ओपन है, ओपन, उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। D एंड C में से करंट फ्लो होने वाला है, तो A एंड B ओपन है, तो इन्हें मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसमें से करंट ही नहीं फ्लो होने वाला है। अब देखते हैं ज़रा कैसे हमारी अरेंजमेंट है। तो मैं ऐसे आया आगे, पहले E1 लग गया मुझे, फिर मैं ऐसे आगे चलते गया, ये ऊपर से गया वायर के और निगेटिव टर्मिनल आ गया, मीन्स पॉजिटिव, बाद में निगेटिव, फिर वापस निगेटिव मिल रहा है मुझे एंड देन पॉजिटिव। मीन्स अगर मैं यहाँ पे सेल्स की अरेंजमेंट ड्रॉ करूँ तो वो अरेंजमेंट ऐसे कुछ होगी, देखो ज़रा, E1 पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, ये ऐसे होगा। एंड इसका अगर मैं E नेट निकाल के देखूँ, ये है E1 E2, तो E नेट की वैल्यू E1 माइनस E2, क्योंकि अपोज कर रहे हैं ना ये, रेजिस्ट, यहाँ पे रेजिस्ट की कंडीशन है। पहली केस में कौन सी कंडीशन थी, असिस्ट की। अब वापस मैं क्या करूंगा, ये तो अब जॉकी ये पहली बार की खत्म होगी क्योंकि वो तो पोजीशन आएगी नहीं, अब डिफरेंस आ रहा है ना। अब मैं टच करूंगा अलग अलग पोजीशंस पे, तो पोजीशन कुछ दूसरी निकल के आएगी। लेट से ये P डैश है एंड ये जो लेंथ है ये पहले वाली लेंथ से थोड़ी छोटी लेंथ होगी, ठीक है। ये जॉकी आपकी कहा कोई सी भी लेंथ पे दिख सकती है, आपको ये सिर्फ ऐड करके लेंथ देखनी होगी। तो ये अभी डिफरेंस आने की वजह से पोटेंशियल ये जो कम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप भी कम हिस्से वाला देखने मिलेगा, मीन्स लेंथ L2 की वैल्यू थोड़ी छोटी आएगी, तो ये आई L2 कुछ लेंथ। अब जितना पोटेंशियल ड्रॉप AP डैश के अक्रॉस है उतना ही ऊपर के पूरे सर्किट का EMF और पोटेंशियल होना चाहिए, एंड अगर उतना है तो ही गैल्वानोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये पॉइंट पता है ना, P पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट वो पॉइंट है कि जहाँ पे गैल्वानोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है, एंड लेंथ आई L1। P डैश पॉइंट वो है जहाँ पे गैल्वानोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया। तो मैं लिख लेता हूँ करंट थ्रू गैल्वानोमीटर इज जीरो, गैल्वानोमीटर के करंट जीरो है। देयरफॉर E net that is E1 minus E2 is directly proportional to potential drop across AP dash. It is directly proportional to length 2, सेकंड लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दूँ तो E1 माइनस E2 इक्वल्स टू K टाइम्स L2। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, याद रहेगा ये। अब मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लेता हूँ। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर लूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल्स टू K टाइम्स L1 अपॉन K टाइम्स L2। K कैंसल, L1 बाय L2।
और फाइनली कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के या क्रॉस मल्टीप्लाई करके E1/E2 की वैल्यू ऐसे कुछ आएगी, L1 + L2 अपॉन L1 माइनस L2, ये L1 + L2 अपॉन L1 माइनस L2। इससे अब देखो सिर्फ आपको लेंथ देखनी है, लेंथ की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूं फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये मेथड तो आपके एनसीईआरटी की किताब में नहीं दी थी, बट मैंने एक्स्ट्रा एक समझा दिया आपको कि जिससे और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। कंपेयर करने में ही, कंपेयर तो पहले भी किया जाता है L1/L2 से भी, बट इससे और एक्यूरेट रीडिंग मिलेंगे। बट सिर्फ हाँ 4 कीज रिक्वायर्ड होंगी इंस्टेड ऑफ 2। तो ये है पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन जो मैंने अब डिटेल में समझाया। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन मैं आपको टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल समझाता हूँ, बट आपको थोड़ी बातों का ध्यान देना है। ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी है। पहली तो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि दिस E शुड बी वेरी वेरी मोर और लार्जर देन E1 एंड E2। इन सभी प्रिकॉशंस को लिख के रखना आपने कि E की वैल्यू E1 एंड E2 से बहुत बड़ी होनी चाहिए। दूसरी प्रिकॉशन, ये जॉकी कभी स्लाइड मत करना वायर के ऊपर, नहीं तो स्टूडेंट स्लाइड कर देते तो वहाँ पे फ्रिक्शन हो सकता है, हीट जनरेट हो सकती है, उससे इस वायर की थिकनेस कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या ख्याल में रखना है कि ऐसे ऊपर से उठा के टच करना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये वायर नॉन यूनिफॉर्म है तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप लेंथ कम, एरिया कम ज़्यादा होगा। लेंथ तो ठीक है बट एरिया कम ज़्यादा होगा ना नॉन यूनिफॉर्म से। दैट्स व्हाई दिस वायर शुड बी यूनिफॉर्म, एंड इस यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखने के लिए हमें टच करना है, स्लाइड नहीं करना, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन और पॉइंट कि इस वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ वायर शुड बी वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो ही फिर ये पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा एंड हम मेजर कर पाएंगे, नहीं तो फिर रेजिस्टेंस बहुत ही कम, आप जॉकी को बहुत दूर तक भी टच करोगे तो भी आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर तो ड्रॉ कर लो इस फिगर को एंड प्रिकॉशंस लिख लो, मैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ। तो लास्ट एंड थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? सेल के बीच में पोटेंशियल, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस भी पहले बना दिए हैं। अभी हमें सिर्फ उसमें से जो इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बताया था उसकी वैल्यू कितनी है, कुछ बच्चों के मन में तब भी सवाल होगा, कुछ ने डाउट भी पूछा था कि सर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो वो आज के इस लेक्चर में हम फाइंड करके देखेंगे। तो जिन बच्चों ने न्यू ज्वाइन किया है पहले उन्होंने प्रीवियस वाला वो वीडियो लेक्चर्स देख लेने हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, ये जो सेल है, ये जो स्मॉल आर बताया है, सेल के अंदर का ही रेजिस्टेंस है, वो मैंने बाजू में ड्रॉ करके दिया, क्योंकि मैंने सेल का आपको कंस्ट्रक्शन बताया था। अगर मुझे इनसाइड भी चार्ज को मूव करवाना है तो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है सेल, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। एंड मैंने हर बार वो सीरीज में लगाया था, अभी भी सीरीज में लगा के दिया है। ऊपर मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा दिया है, एक की के है, एंड ये है गैल्वानोमीटर, ठीक है। एंड ये पहले जैसा अपना पोटेंशियोमीटर था, ये पोटेंशियोमीटर की वायर एंड उस पर लगाई हुई एक बैटरी, बस सिंपल ये ऐसी अरेंजमेंट है। अब देखो इससे आगे बढ़ाने से पहले एक मैं कंसेप्ट रिवाइज कर देना चाहता हूँ। ध्यान देना, क्या मैंने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ऐसे पढ़ाया है, दिस इज वोल्टेज V, सॉरी EMF E, ये है R, ये है स्मॉल r। तो EMF E की वैल्यूज I कैपिटल R प्लस स्मॉल r होती थी, याद होगा आपको तो, क्योंकि EMF E इक्वल टू IR टोटल, R इक्विवेलेंट R प्लस R, ठीक है, ये थी E की वैल्यू। बट वही अगर मैं टर्मिनल पोटेंशियल दिखूं, दैट इज V, वोल्टेज V, तो इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस और टर्मिनल्स ऑफ सेल के अक्रॉस, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी था, तो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल था V इक्वल टू I थी वैल्यू IR, I इंटू कैपिटल R। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँ
तो E अपॉन वी इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो ये मैंने पहले भी एक बार निकाल के दिया था आपको, ये आज इस्तेमाल होने वाला है। बहुत सारी किताबों में बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये वैल्यू कहाँ से आई, डायरेक्टली यूज़ की जाती है। इसी वजह से मैंने डिटेल में आपको ये पहले ही समझा दिया कि ये वैल्यू याद रखना, ईएमएफ के लिए टोटल एंड वोल्टेज के लिए सिर्फ I इंटू कैपिटल R। अब बढ़ते हैं हमारे मेथड की ओर। पहले क्या करना है आपको, इस की के को ओपन रखना है। फर्स्ट की के इज ओपन। अगर की के ओपन है तो क्या ऊपर से करंट फ्लो होगा? नहीं, तो यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। नो करंट फ्लोज थ्रू कैपिटल R। एंड कैपिटल R वैसे भी सर्किट काम का भी नहीं रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, इस जॉकी, ये जो गैल्वानोमीटर है इसकी जॉकी जो है ये, इसे अलग अलग पॉइंट्स पे टच करूंगा। एक पॉइंट समझो मुझे P मिल गया, जिस पॉइंट पे मुझे नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। नल डिफ्लेक्शन में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो ये जो लेंथ आई है ये सपोज है L1, ठीक है। तो देखो ऊपर का सर्किट है ही नहीं अभी, E में से करंट गया एंड ये EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस लेंथ। सो मैं पहली बार लिख सकता हूँ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और E इक्वल्स टू K टाइम्स L1। ये आया फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये हुई बात। दूसरी बार मैंने क्या किया कि K को क्लोज कर दिया। की K को क्लोज कर दिया तो क्या होगा, देखो अभी ये पूरा सर्किट काम में आने लग जाएगा। की को क्लोज करने के बाद पूरा सर्किट काम में आएगा। तो देखो पोटेंशियल जो होगा वो हमें इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस देखना होगा एंड वापस इस जॉगी को अलग अलग पोजीशंस पे टच करना होगा, नल डिफ्लेक्शन देखना होगा। अब देखो जैसे ही ये पिक्चर में आ गया, अब पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा इट विल बी इक्वल टू दिस टर्मिनल पोटेंशियल, ये टर्मिनल के अक्रॉस, ठीक है, ये टर्मिनल के अक्रॉस। सो नाउ अगर की क्लोज करता हूं तो हमें एक पॉइंट P डैश मिल गया एट लेंथ L2, जहां पे नल डिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है एंड अभी जो पोटेंशियल है वो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस होगा। पहले ये ओपन था तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ E के अक्रॉस जो पोटेंशियल था, EMF था, वही हमने देख लिया था। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस देखना होगा। दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप और टर्मिनल पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। ये जो लेंथ 2I है P डैश पॉइंट के लिए, तो L2 के प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। एंड ये थोड़ा कम होगा क्योंकि EMF की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है टर्मिनल पोटेंशियल से। पढ़ाया ना ये मैंने कि टर्मिनल पोटेंशियल इज ऑलवेज लेस देन EMF ऑफ सेल, वही बताया मैंने। अब देखो क्या होगा, V इक्वल्स टू K टाइम्स L2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब एक काम करते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर लेते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड अगर मैं कर लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2, तो K टाइम्स L1 अपॉन K टाइम्स L2, ठीक है। और E बाई V ऐसे लिखता हूँ मैं, E अपॉन V इक्वल्स टू K टाइम्स L1 अपॉन K टाइम्स L2, K कैंसल। बट E बाई V के लिए तो पहले ही मैंने एक रिलेशन निकाल के दिया है, कितना है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल्स टू L1 बाय L2। 1 क्योंकि कैपिटल R बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल्स टू L1 बाय L2। तो ये 1 हो जाएगा। स्मॉल r बाय कैपिटल R इक्वल्स टू L1 बाय L2 माइनस 1 और स्मॉल r इक्वल्स टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। ऐसे मेजर किया जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको इस आखिरी के फॉर्मूले को लर्न करके रखना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। बट मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे ये फॉर्मूला आता है, सब कुछ प्रूफ करके दिया है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आखिरी का फॉर्मूला रट लो ना आंसर दे दो, नहीं, मैंने पूरा प्रूफ करवाया। हाँ, बट MCQ सॉल्व करने हैं आपको तो ये आखिरी का फॉर्मूला लर्न करना ही होगा, उसमें वैल्यूज पुट करनी होगी एंड देन आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना होगा। तो बहुत बढ़िया मेथड है ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, नहीं तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना बहुत ही मुश्किल है ना। तो आ जाएगा आपको, तो ये अच्छे से लिख लो। यहाँ पे पूरे थ्योरी कॉन्सेप्ट इस करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के कंप्लीट होते हैं।